मैं जो हूँ मुसलसल कह रहा था पीछे भी कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स में अगर आप जो है हर कैपेसिटर में, यहाँ हमने सब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया हुआ है, तो जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की सूरत में ये एनर्जी इसमें स्टोर होती है, जो यानी इसके दरमियान, इनकी दोनों प्लेट के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होगी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की सूरत में जो असल में क्या स्टोर हो रही है, एनर्जी स्टोर हो रही है। या दूसरे लफ्ज़ों में हम यूँ कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो असल में क्या है, जहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है वहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी मौजूद है स्टोर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो अब हम इसको देख लेते हैं। देखें, जो एनर्जी इसमें स्टोर हो रही है वो आपके पास आई थी ½ CV²। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए C की वैल्यू आ रही थी ε0 एरिया ओवर D, और आपके पास V जो है हम निकाल चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू जो है D था। और मज़ीद ये है कि देखें पीछे भी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया था, मैंने जो है आपके पास यहाँ फार्मूला निकालते हुए एक बात छोटी सी रह गई थी, मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि सिग्मा ओवर ε0 हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी, और हम वहाँ बात कर चुके थे ये स्ट्रेट लाइन पर होती है, तो ये हर पॉइंट पे जो है कांस्टेंट रहेगी। लिहाजा जो हमने क्या किया था आपके पास कि कैपेसिटेंस निकालते हुए, कैपेसिटेंस का फार्मूला होता था आपके पास Q/V, और V जो है आपके पास E/R होता था, या R क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस D जिसको हमने कहा हुआ है। तो उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को D से डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया था। क्यों डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया था? यहाँ पे आपको जो है कोई इंटीग्रेशन वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे रीजन में कांस्टेंट रहनी थी। कांस्टेंट वैल्यू तो उसको आपने डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया था। तो इसी तरह यहाँ पे भी अब आप इसमें पुट कर दें, U आ गया ½ C की जगह आ गया ε0 एरिया ओवर D, और V की जगह V² की जगह आपने लिख दिया E/D का होल स्क्वायर। तो ज़ाहिर है दोनों पे स्क्वायर हो जाएगा, E² × D²। ये D से एक D कैंसिल हो गया, और आपके पास एनर्जी जो आई जो स्टोर होगी कैपेसिटर, और हमने ये इस वक्त ज्योमेट्री किसकी इस्तेमाल की, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। तो पैरेलल प्लेट की कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के दरमियान जो एनर्जी स्टोर होगी उसका फार्मूला आ रहा है ½ एरिया E² × D। ये हमारे पास आ गया। गोया कि देखिए अब आपको समझ में आ रही है कि इलेक्ट्रिक, आप समझ में देखें किस तरह आ रही है। ε0 ठीक है, इसका मटेरियल है जो इसके दरमियान हमने इस वक्त वैक्यूम लिया हुआ है। एरिया जो है इस प्लेट का एरिया है, और D जो है आपके पास डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट है। यहाँ पे एनर्जी में वो कौन सी चीज़ है जिस आप कह लें जो कि चार्जेस को इसकी तरफ फ़्लो करवाने की वजह से, हमने जब चार्जेस इसकी तरफ फ़्लो करवाए थे और इसको चार्ज किया था, तो उसी सूरत में हमने चार्जेस को इस पर डिपॉजिट करने के लिए वर्क डन किया था, और उसी सूरत में इस पर एनर्जी स्टोर हुई थी। अदरवाइज़ उससे पहले कोई एनर्जी नहीं थी। तो चार्जेस के इसकी तरफ फ़्लो करने और इसके चार्ज होने की वजह से कौन सी चीज़ बढ़ी है? देखें, ε0 पहले भी था, यानी मेरे कहने का मकसद ये है कि जब प्लेट ऑफ कैपेसिटर बिल्कुल खाली थी चार्जेस से, और हमने कोई वर्क नहीं किया था, इस पे चार्ज डिपॉजिट नहीं किया, तो ज़ाहिर है चार्ज डिपॉजिट करने के लिए कोई वर्क भी नहीं किया था, तो इसके दोनों प्लेट्स के दरमियान एनर्जी बिल्कुल ज़ीरो थी जो स्टोर हुई हुई है, पोटेंशियल डिफरेंस भी ज़ीरो था। लेकिन ε0 उस वक्त भी मौजूद था, यानी वैक्यूम मौजूद था, तो वैक्यूम की परमिटिविटी भी मौजूद थी, और उसके बाद एरिया भी मौजूद था, और उसके बाद जो है एरिया ऑफ प्लेट मौजूद था, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट भी मौजूद थी। तो वो क्या चीज़ है जो कि चार्जेस के डिपॉजिट होने पर इसमें पैदा हुई? वो इलेक्ट्रिक फील्ड है सिर्फ। इसका मतलब ये है कि जो एनर्जी स्टोर होती है इसमें वो इलेक्ट्रिक फील्ड की सूरत में होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी स्ट्रांग होगी इसका मतलब है आपने उतनी ज़्यादा एनर्जी स्टोर की है। और यहाँ से भी नज़र आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कब स्ट्रांग होंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड उस वक्त स्ट्रांग होंगी जब इस पर चार्ज डेंसिटी जो होगी, चार्ज पर यूनिट एरिया, वो बढ़ेगा। चार्ज पर यूनिट एरिया बढ़ेगा तो क्या होता है यहाँ पे, जब अगर चार्ज क्लोज आएंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स भी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी एक दूसरे के क्लोज होंगी। और हमने कहा था इन टर्म्स ऑफ फ्लक्स, इलेक्ट्रिक नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो आपके पास क्या होता है? फ्लक्स कहलाता है। और नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस, तो उसको हम कह सकते हैं कि उस सूरत में मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पास होती हैं, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती थी। ये लाइंस ऑफ फोर्स जितनी क्लोज होंगी तो किसी भी यूनिट एरिया में से उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास होंगी। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की तादाद जो यूनिट एरिया में से पास हो रही है उतनी ज़्यादा होगी, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी, गोया के, और एनर्जी भी ज़्यादा स्टोर होगी। इस सूरत में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी तो एनर्जी भी ज़्यादा स्टोर होगी। आप देख लें, अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी निकालना चाहूँ तो ये सब चीज़ें, बाकी सारी चीज़ें ε0 एरिया और D एक कैपेसिटर के लिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कांस्टेंट है, गोया ये E² पर डिपेंड करेगी। तो
और इलेक्ट्रिक फील्ड उस वक्त कांस्टेंट मैक्सिमम ज़्यादा होगी जब आपके पास फ्लक्स डेंसिटी ज़्यादा होगी। फ्लक्स डेंसिटी ज़्यादा होगी तो इसकी जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है उनकी डेंसिटी या उनके दरमियान स्पेसिंग कम हो जाएगी और वो बहुत ज़्यादा जो है यानी किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से बहुत ज़्यादा पास होंगी। तो आपके पास आप यूँ भी कह सकते हैं कि जितनी ज़्यादा एनर्जी आप स्टोर करेंगे फील्ड लाइन उतनी क्लोज आती जाएंगी इसमें, ठीक है ना। ये हो गया, गोया कि यहाँ से प्रूव हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की सूरत में आपके पास एनर्जी जो है स्टोर हुई होती है इसके अंदर, ठीक है ना। अच्छा, अब हम एक और चीज़ निकालते हैं, वो है एनर्जी डेंसिटी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का मतलब है, ये देखें मैंने 2 डायमेंशन बनाया हुआ है इस तरह से कि एक प्लेट ज़ाहिर है स्क्वायर रेक्टेंगुलर शेप में, दूसरी प्लेट ये पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है आपके पास, ठीक है ना, और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज की। तो इसके दरमियान जो है वो आपके पास सिर्फ एरिया नहीं होगा बल्कि इसके दौरान पूरा वॉल्यूम होगा। यानी इन प्लेट्स का एरिया, 2 प्लेट्स, इनका एरिया और मल्टीप्लाइड भी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है आपके पास जिसको हम डी कह रहे हैं वो आप मल्टीप्लाई करें तो इसके दरमियान का वॉल्यूम आ जाएगा, यानी इन दोनों प्लेट्स के दरमियान का वॉल्यूम आ जाएगा। तो इन दोनों प्लेट्स के दरमियान एक वॉल्यूम के अंदर जो कि किस पे होगा, इन प्लेट्स का एरिया मल्टीप्लाइड बाई क्या होता है, डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है डी, जिसे हम शो करें दोनों प्लेट्स के दरमियान का डिस्टेंस, वो मिलके इसका पूरा वॉल्यूम बनेगा। तो इस पूरे वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर हुई है वो इस फॉर्म में स्टोर हुई हुई है। आप क्या लेंगे, यूनिट वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे वो क्या कहलाएगी, वो एनर्जी डेंसिटी कहलाएगी। तो आप इसको कैसे मालूम करेंगे, इसके टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, यू आपके पास आया था हाफ एप्सिलॉन नॉट एरिया ई स्क्वायर इंटू डी, और इसका वॉल्यूम क्या होता है अभी हम लिख चुके हैं, ए इंटू डी एरिया ऑफ प्लेट इंटू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। तो ये कैंसिल हो गया आपके पास, और इसको हमने क्या किया, टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस इससे डिवाइड कर दिया, यानी आपके पास प्लेट्स के दरमियान जो वॉल्यूम आ रहा है। तो ये एनर्जी डेंसिटी कहलाती है और इसको सिग्मा से बहुत सारी जगहों पे म्यू से शो किया जाता है। और तो ये हो गया एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, बस ये आ गया आपके पास, ठीक है ना। ये एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला है, यानी पर यूनिट वॉल्यूम कितनी एनर्जी इसमें स्टोर होगी। यहाँ भी देख लें वो किससे रिलेट कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड से।